हर चेहरे में छिपे हैं कई चेहरे, जब भी पढ़ना हर पन्ने को पलट कर देखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आ चुके हैं। जनता के मन में क्या था कब ही समझ पाए। जनता क्या फैसला लेने वाली थी यह जानना आसान नहीं था। अब जनता ने जो फैसला लिया है उसके लिए कई पन्ने पलटने होंगे। एक राज्य नहीं चौंका रहा, एक ने सरप्राइज कर दिया। अब जब सारे फैक्टर लगभग सामने हैं तो दो बातें स्पष्ट है। एक तो कास्ट, दूसरा इस पर सही वक्त पर सही फैसला बीजेपी ने लिया। कांग्रेस एक बार फिर चुप गई। वैसे सोचकर देखें तो हरियाणा में बीजेपी 10 सालों से थी। जम्मू कश्मीर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी 10 साल बीजेपी के मान में। लेकिन एक जगह क्लियर रेफरेंडम है तो दूसरी जगह फिर क्या है। तो जनता ने दोनों ही प्रमुख दलों को सोचने के लिए बहुत कुछ दिया है, पर यह तो साफ है कि मोदी शाह की जोड़ी का कमाल जारी है और कांग्रेस का सोचने वाला साइड अभी भी कमजोर दिखता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, प्रियदर्शी भटनागर जी कांग्रेस प्रवक्ता और एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। सबसे पहले तो शैलेंद्र भाई आपको बधाई और प्रियदर्शी जी आपको भी बधाई। जम्मू कश्मीर ने थोड़ी सी लाज रखी आपकी, बाकी तो और कुछ हासिल नहीं था और शायद बीजेपी की जलेबी भी आप तक नहीं आई, आनी तो चाहिए थी। स्वप्निल जी धन्यवाद। मैं हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई और पहली बार हरियाणा के इतिहास में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपको खुद आश्चर्य हुआ? नहीं, आश्चर्य की कोई बात नहीं। हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए चुनाव नहीं लड़ती, हम जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ते हैं। और आपने देखा होगा जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव एक ऐसा पर्व होता है जिसमें आपको जनता के सामने जाना होता है और आपने जो 5 साल 10 साल शासन किया है उसका आपको, या जनसेवा की उसका आपको रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना होता है। तो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? आपकी 10 सालों वाली भलाई जम्मू कश्मीर क्यों नहीं देख पाया? जम्मू कश्मीर में एक डेमोग्राफिक बहुत बड़ा बात है, वो आप भी जानते हैं कि वैली जो घाटी है वो एक अलग तरह की घाटी से आपने डेमोग्राफी अपने पक्ष में करने की कोशिश तो बिल्कुल करी। देखिए, हम बता रहे हैं जम्मू कश्मीर में हारे नहीं है भारतीय जनता पार्टी, जम्मू कश्मीर में हारी नहीं है। हमने अनुच्छेद 370 जिस दिन हटा दिया था, जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वो छोड़ दीजिए। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप देखिए ना, जो 70 साल तक नहीं हो पाया उसको करने का साहस भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने किया और अनुच्छेद 370 हटाकर भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण किया, उसको भारत का अभिन्न अंग बनाया। एक संविधान, एक विधान, एक निशान पे हम आगे चले। और किस तरह से आपने देखा, आपने ही देखा कि वहां किस तरह से पर्यटन पहुंचे 2 करोड़। ठीक है, वापस हर मैं हरियाणा पा रहा हूं। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इसमें कोई दौराय नहीं है कि आपने अब तक का अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे दिया है वहां पर। मतलब ये नंबर्स तो आपको तब भी नहीं थे जब आप आए, दूसरी बार में भी नहीं थे, तीसरी बार में जब चीजें इतनी पक्ष में थी तो खट्टर हटाए ही क्यों गए थे? नहीं, आपको कुछ तो कारण रहे होंगे ना। स्वप्निल जी देखिए, 2014 में जब हरियाणा का चुनाव हुआ उस समय हमारी 47 सीटें आई थी और 32% वोट शेयर था। 2019 में अगर आप देखेंगे तो हमारी सीटें 40 आई, लेकिन हमारा वोट शेयर बढ़कर 37% हो गया। अब 2024 में आप देखिए हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा है और हमारी सीटें भी बढ़ी। हाँ, निश्चित तौर पर बढ़ा होगा और हमारी सीटें भी बढ़ी, जो ये बताता है कि हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उनकी जन कल्याणकारी नीतियां हैं। और जो बात कांग्रेस पार्टी नैरेटिव खड़ा करने की बात कर रही थी, किसान नहीं देखिए ना, बात कर रही थी ना, किसान नहीं, आप देखिए किसान जवान पहलवान, ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की ना, गुमराह करने की कोशिश की, किसानों को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन आपको इस चैनल के माध्यम से मैं बताता हूं, हरियाणा पहला जिला, पहला राज्य है पूरे भारत में जहां 24 फसलों पर एमएसपी की खरीद की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं एक चीज बता रहा हूं। हमारे पास कुछ लाइव तस्वीरें भी आ रही हैं, उसको भी आप विंडो में ले सकते हैं। विंडो में उन तस्वीरों को चलने दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चर्चा हमारी चलती रहेगी। ये लाइव तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं। जैसा कि देश में बीजेपी जैसे ही बड़ा परफॉर्मेंस देती है, प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय आते हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं। उसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली मुख्यालय पहुंच चुके हैं, उसकी ये तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से अपने हीरो का ग्रैंड वेलकम वहां पर पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखते रहें, ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाता रहूंगा और चर्चा भी चलती रहेगी। जाहिर तौर पर बीजेपी ने इसे एक बहुत बड़े सक्सेस के तौर पर लिया है, भले ही 2 में से एक आपके हाथ में आया और दूसरा आपके हाथ में नहीं आया। लेकिन मैं फिर एक बार कह रहा हूं, जवानों में अगर गुस्सा नहीं होता तो अग्निवीर पर आपको धड़ाधड़ 2-3 फैसले लेने की जरूरत नहीं पड़ती।
अगर किसानों का गुस्सा नहीं होता तो आप डायरेक्ट बेनिफिट्स की स्कीम्स को इतना एग्रेसिवली जमीन पर उतारने की कोशिश नहीं करते। मतलब वो मैटर तो थे। आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो मैटर तो थे। ऐसा तो नहीं है कि वो नगण्य थे। स्वप्निल जी, आप देखिए, अगर कोई नीति बनती है, उस नीति में गुंजाइश रहती है, अगर उस नीति में कोई खामियां है, कुछ सुधार की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपने देखा संविधान भी परिपूर्ण नहीं था, संविधान में भी बहुत से संशोधन हुए समय के अनुसार। अगर अग्निपथ योजना में कोई संशोधन करना पड़ा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उसको खुले दिल से लिया। ठीक है, उसका रिजल्ट आपने देखा, जो कांग्रेस उसका रिजल्ट हमने देखा। करेक्ट शैलेंद्र भाई, ये बात बिल्कुल सही है। उसका रिजल्ट हमने देखा हरियाणा में। जैसे ही आपने अग्निवीर पर 2-3 जो स्टेप्स लिए, पहले पेंशन वाला और सारी चीजें, आप देखिए उसका हमने स्वरूप क्या किया। स्वरूप तो वो का वही रहा ना, लेकिन उसमें हमने जो 10% आरक्षण और दिया जाना था, उसको हमने किया, स्टेट में लागू किया। सबको पेंशन वाली नौकरी की बात की। देखिए, जो भी अगर सुधारात्मक गुंजाइश रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके उस मोटो से चलती है। हम किसी पे भेदभाव नहीं करते, लेकिन कोई भी नीतियां बनती है तो उसमें छोटी मोटी अगर सुधार की गुंजाइश होती है तो सहृदय हम स्वीकार करते हैं। लेकिन और आप देखिए ना, जो नैरेटिव फैलाया जा रहा था, जो राहुल गांधी मैं शामिल करना चाह रहा हूं, मैं दूसरों को भी शामिल करना चाह रहा हूं। प्रियदर्शी जी, देखिए क्या हुआ है। 2 बातें इस इलेक्शन में हमें पूरी तरह से पता चल गई है। पहली तो यह कि प्रियंका की फेवरेट मिठाई कौन सी है, और दूसरी यह कि वो मिठाई कांग्रेस को रास नहीं आ रही। देखिए, बोलिए। जी जी, भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी का इनका अधिकांश समय राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अंदर बातें करने में चले जाता है। इनके पास तो वैसे वर्षा है, वो तो कांग्रेस भी कर रही है। वो पार्टी अधिकांश समय मोदी और शाह पर ही जाता है। खुद का कुछ भी नहीं है। अब आपने बात करी जलेबी की, तो आप मान लीजिए जलेबी के प्रेरणा स्रोत ये मान ले कि राहुल गांधी जी हैं, उनकी वजह से आज इनको जलेबी खाने को मिल गई, उनकी प्रेरणा से आज ये जलेबी खा रहे हैं। वरना ये जलेबी नहीं खाते, वरना ये जलेबी नहीं खाते। अच्छा, नहीं, लेकिन प्रियदर्शी भाई देखिए, राहुल गांधी जी की फैक्ट्री से जलेबी आनी थी, वो तो खट्टी हो गई। प्रियदर्शी जी, जलेबी आप नहीं खाते, वो खट्टी जलेबी कौन खाता है? 2 मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। मैं नहीं कह रहा हूं प्रियदर्शी भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके हरियाणा के तमाम दिग्गज नेताओं ने बार बार जनसभाओं में यह कहा कि हम ये चुनाव राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का नतीजा क्या हुआ, ये पूरे देश ने देख लिया। लोकसभा में जो भी मोमेंटम आप लोगों ने बनाया था वो आप खो चुके हैं 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड में। हरियाणा के अंदर कांग्रेस एक मजबूत दल के रूप में उभरी है, वो राहुल गांधी जी के और पूरी कांग्रेस पार्टी के संयोजन से उभरी। इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर आप किसी को नहीं लौटा पाए तो फिर काय का मजबूत चेहरा। 72 चुनाव हार चुके हैं आप राहुल गांधी के नेतृत्व में। देखिए, मैं मेरी बात कंप्लीट कर लूं। राहुल गांधी जी का योगदान है वो अविस्मरणीय है कि ना हरियाणा को लेके। लेकिन ये बात तो सही है, कोई नहीं भूलेगा ये बात। जो हरियाणा का जो जनादेश आया है, उसको जनादेश को हम एक क्रिएटेड जनादेश मानकर हम उसको स्वीकार नहीं करते। क्रिएटेड कैसे? नहीं, थोड़ा सा समझाइए ना। अगर आप क्रिएटेड का तात्पर्य है हमारे लिए ये अप्रत्याशित है, आश्चर्यजनक है। उसके साथ में ये विरोधाभासी भी इस लिहाज से है क्योंकि तकरीबन 9 से 10 सीटें ऐसी हैं जिसमें हिसार, पानीपत, महेंद्रगढ़ और भी बहुत सारी सीटें हैं जिनकी मेरे पास लिस्ट है। कांग्रेस पार्टी के तो प्रियदर्शी भाई मुझे एक बात लीडर्स के द्वारा ईवीएम को लेके, ईवीएम की छेड़छाड़ को लेके शिकायतें दर्ज कराई और कांग्रेस नहीं, छेड़छाड़ की शिकायतें दर्ज नहीं कराई आपने शिकायत दर्ज ये कराई है कि लेट आंकड़े जारी हो रहे हैं। ठीक है, अव्वल बात तो ये। दूसरा एक गाना आपने सुना है प्रियदर्शी भाई, सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते ही देखते। ये मैं गाना क्यों बता रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं, आपने कहा नतीजे अप्रत्याशित थे। इस फॉर्मूले से गुजरात में आप पिट चुके हैं। आपको अगर याद हो, मैं आपको याद दिला दूं, भूपेंद्र पटेल सीएम बने, रूपाणी हटाए गए और इसी फॉर्मूले से आप पिटे। इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि चीजें अप्रत्याशित है। वही तो हुआ हरियाणा में। मैं सिर्फ आपसे एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा आज कुछ आंकड़े सर्कुलेट किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं वहां पर ईवीएम की जो बैटरी है वो 99%
चार्ज थी। हाँ। और जहां कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं वहां 60% है। अरे नहीं, बिल्कुल भाई। सिंपल नहीं है, ये बड़ा लॉजिकल सवाल है। देखिए मैं आपको एक बात लॉजिकल पूछता हूं। देखिए मैं बात लॉजिकल तो कंप्लीट बहुत कर लूं। सिंपल सी बात है। हम EVM साल पे- था हम EVM 2017। पे प्रश्न चिन्ह नहीं सुनिए, मेरी लगाते बात हैं। सुनिए, मेरे अगर मैं आप गलत बिल्कुल- नहीं हूं तो साल था 2017 और जून या जुलाई का महीना था। चुनाव आयोग ने कहा था कि आओ, पहला ही वीक है इस महीने का, आकर साबित करके दिखाओ। आप लोग ईवीएम में कुछ भी गड़बड़ी साबित करने के लिए पहुंचे ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, नहीं। है ना? लेकिन हाँ, अब मैं सुनिए, मैं अब मेरे थर्ड गेस्ट बचे, मैं उनको भी शामिल कर लूं एक बार, फिर मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। एकलव्य सिंह, एक बात जो आज साबित हुई है वो ये कि जहां कहीं भी हिंदी पट्टी में या उन स्टेट्स में जहां पर हिंदी सेकंड लैंग्वेज है, उस पट्टी में जब भी आमने सामने की लड़ाई होती है बीजेपी और कांग्रेस की, बीते कुछ सालों में कांग्रेस सेकंड नंबर पर ही रही है। आप अगर आज जम्मू कश्मीर को भी देखेंगे और कांग्रेस की सीट्स को इंडिपेंडेंटली देखेंगे, एनसी की सीट्स को हटा के, तो आपको स्ट्राइक रेट भी समझ में आएगा। तो आमने सामने की लड़ाई में बीजेपी से लगातार कांग्रेस कमजोर पड़ रही है। देखिए स्वप्निल जी, एक बात बताऊं आपको। अभी एक बात हुई कि हरियाणा में जो 4 फैक्टर्स थे, जवान, किसान, पहलवान और संविधान, ठीक है, तो इसमें जो बात हुई अभी, उसके अलावा हमें एक बार ये भी देखना चाहिए कि जो माननीय राहुल गांधी जी हैं, विपक्ष के नेता, उन्होंने इन इश्यूज पे पिछले कुछ महीनों में क्या किया है। जब वो विपक्ष के नेता बने और वो पार्लियामेंट में आए, तो जो सबसे पहली बात ही उन्होंने करी वो ये कही कि जो अग्निवीर है उसके जो लोग शहीद होते हैं, उसमें उन जवानों को अप्रोप्रिएट कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाता है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि आर्मी को ओपन में आके ट्वीट करके डिटेल्स देनी पड़ी कि जो शहीद हुआ है उसको क्या दिया गया, किस तरह से कॉम्पेंसेट किया गया। राहुल गांधी जी का झूठ वहां पे पकड़ा गया। उसके बाद आप बात कर लीजिए किसान की, तो किसान के केस में भी इसमें कोई डाउट नहीं है और आज के रिजल्ट से तो एकदम साबित है कि बीजेपी ने जो अपनी स्ट्रैटेजी रखी वो कहीं ना कहीं काम करी है। चाहे वो इसको लेकिन एक बार 2 सेकंड एकलव्य, बीजेपी ने जो स्ट्रेटेजी रखी उसको हमें प्योरली पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बोलना जरूरी है। नहीं, लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा स्वप्निल जी कि पिछले कुछ समय में जिस तरह से किसान आंदोलन को एक टूल की तरह यूज करके पर्टिकुलरली हरियाणा, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के हाईवेज ब्लॉक करे गए, उससे जो वहां के स्पेशली अर्बन पॉपुलेशन को और इन अ वे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को भी जो तकलीफें हुई, ये उसका भी नतीजा है। तीसरी बात पे आ जाते हैं पहलवानों की। जिस तरह से विनेश फोगट के एक तरह से डिस्क्वालिफिकेशन को एक मतलब टूल की तरह अगेन यूज किया गया और दूसरे पहलवानों ने आके उसकी सच्चाई का भी पर्दाफाश करा कि वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेशनल एटिकेट और डिस्क्वालिफिकेशन का मामला था। और चौथी अगर आप बात कर लें कि जो ये कहते थे कि संविधान खत्म हो जाएगा, अगर मोदी जी वापस आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, और जिससे कि इनका कहना यह था कि SC ST आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो ये तो इनने खुद ही साबित कर दिया जब इनने कुमारी शैलजा को एकदम साइडलाइन करके ये दिखाया कि हम तो बिजली एक ही जगह 2 बार गिर सकती है, ये बीजेपी ने कई राज्यों में साबित किया है जी। एक ही जगह तीसरी बार भी गिर सकती है, ये भी कई राज्यों में साबित किया है। मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस ने वो जो संविधान वाला जो एंगल था और जो SC ST वाला जो एंगल था, उस पर अगर बढ़त बनाने की कोशिश की तो उसे ये नहीं पता था कि अगला कदम हम क्या उठाएं। अगर बसपा के साथ या चंद्रशेखर के साथ या ऐसे ही किसी चेहरों के साथ या आम आदमी पार्टी के साथ ये गठबंधन की कोई राह ढूंढ लेते तो मुकाबला पलट भी सकता था। अरे सर, गठबंधन की राह तो उसके बाद ढूंढेंगे जब आपका जो सबसे बड़ा SC का लीडर है आपकी पार्टी में, उस संगठन में, उसी स्टेट में, उसको तो आप उसकी ड्यू रिस्पेक्ट दोगे। कुमारी शैलजा जी कोई छोटा नाम नहीं है। एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है हरियाणा का, वो इनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा था। जिस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ, कांग्रेस ने जो किया, जिस तरह से हुडा फैमिली के कुछ मेंबर्स ने उनके बारे में कमेंट करे, ये जनता, देखिए जनता बहुत समझदार है। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में मैं मानता हूं कि ये एक बहुत ही अच्छा वर्डिक्ट है, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। ये सीखने की जरूरत है बीजेपी को कि
एक तरह से इनका जो और ये तो एक सरकार का दायित्व भी होता है कि सबका साथ और सबका विकास हो, लेकिन सबका साथ सबका विकास करने से सबका विश्वास नहीं मिल जाता है। तो अकॉर्डिंगली उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और मैं अगर सही कहूं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इतना जब डेवलपमेंट हो गया और उसके बाद अगर ये सिला मिला है तो बीजेपी को तो इस पे वर्क करना चाहिए कि आने वाले समय में दे शुड लुक एट कि जम्मू को फुल स्टेटहुड दिया जाए और कश्मीर को परमानेंटली एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाए जहां पे हमेशा अपनी आर्मी का वैली में कंट्रोल रहे। आपका मैं 1 मिनट के लिए पीसीआर से कहूंगा, जेपी नड्डा इस वक्त वहां पर संबोधित कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए उनको दिखाएं, फिर हम डिबेट जारी रखेंगे। के 23 वर्षों से 13 वर्ष पर मुख्यमंत्री के रूप में और 10 वर्ष पूरे करते हुए प्रधानमंत्री के रूप में प्रथम प्रधान सेवक के रूप में आपने सेवा की। और आज हरियाणा के नतीजों ने बता दिया कि आपके अथक प्रयास, आपका परिश्रम, आपने बिना रुके हुए, बिना ब्रेक लगाए जो भारत की जनता की सेवा की है और जो भारत के मिजाज बना है, वह मिजाज हरियाणा ने उसको पूरा किया है और वह मिजाज को दर्शाता है। आपने पिछले 23 सालों में जिस कार्यकर्ता भाव से, जिस समर्पण भाव से देश की तस्वीर को बदलने के लिए, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शैलेंद्र भाई देखिए क्या होता है कि कुछ तो रीजनल फैक्टर्स भी होते हैं, इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, झारखंड में आप आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड बिल को समर्थन दे देते हैं, लेकिन राजस्थान में आप उसका अपोज करते हैं। तो कुछ तो रीजनल फैक्टर्स होते हैं। जो एकलव्य ने कहा, सबका साथ सबका विकास, ज़रूरी नहीं है कि वो सबका विश्वास भी हो। ये सीख इन चुनावों से आप लेकर आगे बढ़ेंगे तो ज़रूरी बूस्टअप जो आपके लिए ज़रूरी था ना महाराष्ट्र झारखंड में उतरने के लिए, वो तो आपको मिल गया है, लेकिन वही है कि संभल कर कदम रखना है। नहीं स्वप्निल जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट नजरिया है, हमारी नीति नीयत एकदम स्पष्ट है। हम राष्ट्र प्रथम पर चलते हैं, राष्ट्र हित में जो भी काम होगा, चाहे हमको वहाँ वोट मिले नहीं मिले हम, लेकिन जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी अंत्योदय की, अंत में बैठे हुए व्यक्ति का आपने मेरा पहला उदाहरण ही नहीं सुना। फिर मैंने सुन लिया आपका उदाहरण, वो मैं यही आपको बता रहा हूँ। आदिवासी धर्म कोड बिल पर तो आप अलग अलग जगह अलग अलग मत रखते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन आप ये समझिए ना कि उसके बाद क्या वो परिस्थितियां चेंज नहीं होती क्या? तो ये जो चीजें डेवलप हो रही है ना, जो चीजें भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, जिस तरह से हमने हरियाणा में आपने देखा कि सब यही कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन जो काम बोलता है, हम रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के सामने गए, हम रिपोर्ट कार्ड लेके जम्मू कश्मीर में भी गए। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में क्या हालात थे, पहले भय का वातावरण था, आतंक और अलगाववाद की स्थितियां किस तरह से थी, हमने वहां चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश करी, वहां एक वातावरण निर्मित हुआ और जो पत्थरबाज थे उनके हाथों में हमने कलम दी, लैपटॉप दिए, किस तरह से पर्यटन वहां फल फूल रहा है, व्यापार वहां फल रहा है। तो बहुत सी चीजें हैं जो परिवर्तन। तो देखिए स्टूडियोज में बोलने वाली बात हो गई शैलेंद्र भाई, नहीं ऐसा नहीं, ये स्टूडियोज में बोलने वाली बात होगी, जमीन पर पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट होती है। छोटा सा पॉइंट है स्वप्निल जी, एक्चुअली क्या है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं यही कहना चाह रहा था कि किसी भी सरकार का ये दायित्व तो होता ही है कि वो सबका साथ और सबका विकास करें। जो इन्होंने बात कही कि लोगों के हाथ से पत्थर हटाए, बंदूक हटाई, उनको लैपटॉप दिए, कलम दी, ये अच्छी बात है और यही करना चाहिए किसी भी सरकार को। परंतु ये समझना जरूरी है साथ में, एज अल्टीमेटली आप एक राजनीतिक दल हो तो आपको साथ में अपने फ्यूचर के लिए ये भी समझना जरूरी है कि 5 साल पहले जो पत्थर फेंका करता था वो युवा को अपना हृदय परिवर्तन करने के लिए 5 साल नहीं 5 जनरेशंस लगते हैं, लग सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसकी मतलब आपकी ये मतलब हमेशा एक दायित्व होना चाहिए कि आप इसके लिए एस्पायर करो कि सब बदलें, लेकिन आपको साथ में मानना पड़ेगा कि कोई जरूरी नहीं है कि हमने उनका विश्वास जीत लिया। प्रियदर्शी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। ऐसे कई चुनाव आप लोग हारे जिसके बाद आप लोगों ने मंथन की बातें कही, मंथन होने के बाद रिपोर्ट्स भी बनी, जैसे एंटनी कमेटी की रिपोर्ट बनी, तो उसको कौन सा आप लोगों ने मान लिया? क्या आप लोगों को एक एक कर ये बार बार हार बहुत पसंद आ रही है? जो जरूरी चेंजेस हैं वो क्यों नहीं अप्लाई हो रहे हैं? क्योंकि अलग अलग हारों के मंथन पर जो भी रिपोर्ट बनी उस पर कुछ नहीं किया आप लोगों ने। देखिए,
कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मजबूती से ये चुनाव लड़ी, एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ी, और कांग्रेस आज तक जो मंथन हुआ है उसको आत्मसात करके चुनाव लड़ा है। जो परिणाम आए, जो हरियाणा के परिणाम आए, हम उसको स्वीकार करते नहीं है, वो तो करने क्योंकि ये परिणाम हमारे लिए लोकतंत्र की नींव ना होके वो भारतीय जनता पार्टी का एक तंत्र मात्र है। हम उसको सिर्फ एक तंत्र, एक सिस्टम की देन कह सकते हैं खुले तौर पे। अरे तो हम मुझे एक EVM बात को बताइए, challenge मुझे एक बात करते हैं। बताइए प्रियदर्शी जी, अगर ईवीएम में गेम हुआ है तो ले जाइए इन नतीजों को सुप्रीम कोर्ट, हम भी देख लेंगे दूध का दूध और अरे पानी का कई पानी। बार ले जा चुके हैं, वो स्कूल में बच्चे नहीं होते थे जो गिल्ली डंडे में हार जाते थे। पहले जब आप लोग लेकर गए बात मुंह करेंगे की खाई ना, कब बिल्कुल, तक हमने ईवीएम पर कहा रोके है, रहेंगे? हमने कहा आप इस है, बात पर हम क्यों नहीं रो रहे कि करेंगे। आपके हर स्टेट में एक कोई 70 प्लस का ऐसा व्यक्ति है जो हर बार आपकी किसी रणनीति को अपनी समझ के हिसाब से रोक लेता है कि मुझसे ज्यादा थोड़ी ना जानते हो। यही तो हुआ हरियाणा में आपके साथ, गठबंधन नहीं होने दिया गया, लोगों के साथ मिलने नहीं दिया गया। यही 70 प्लस वाला फॉर्मूला आपको राजस्थान में भी बिगाड़ चुका है, आपको हरियाणा में भी बिगाड़ चुका है। ऐसा कतई नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। हरियाणा के अंदर हम बहुत अच्छी तरीके से लड़े। अरे आप देख लीजिए, आपकी आलाकमान की दी हुई रणनीति को 70 प्लस एक व्यक्ति ने बार बार बदला। स्वप्निल जी, एक ये बात आप बेसिक कब क्वेश्चन समझेंगे है, प्रियदर्शी भाई? एक सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल स्वप्निल जी। कतई नहीं है, ये ऐसा बता दें बिल्कुल कि जब कतई नहीं है। 2024 मेरा ये प्रियदर्शी जी से एक सवाल है प्रियदर्शी जी, कि एक सवाल एक हमारे छोटा सा राजनीतिक और विश्लेषक एकदम आपसे ले सीधा रहे हैं। सवाल है, सीधा जवाब अगर इसका आ जाए कि भाई जब 2024 के लोकसभा चुनाव के जिस दिन परिणाम आए उस दिन जयराम रमेश जी ने कहा कि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 150 डीएम्स को फोन करके कहा था कि आप रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करो और उन पे प्रेशर बनाया था। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ने फाइनली उनको नोटिस दिया कि आप उन डीएम्स का दो हमें डिटेल्स ताकि हम इस पे इंक्वायरी करें, तो उन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा। आज इतने महीने हो गए, कहां है उन डीएम्स की लिस्ट? कहां है बताएं? ये लेकिन उसका हरियाणा चुनाव से फिलहाल क्या लेना ये लेना देना है कि ये हर बार एक झूठा नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो डीएम्स की लिस्ट कहां है? 7 दिन में देने वाले थे ना। मैं एक ऐड कर देना चाहता हूं, अगर ईवीएम में ही गड़बड़ होती तो अरे भाषा क्या बोल रहे हैं? भाजपा के पास होता, कर्नाटका भी सीधा सवाल पूछा है, सीधा जवाब देना। 2 मिनट बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है। मैंने जो आपको तर्क नहीं दिया लेकिन है, प्रियदर्शी जी, मैंने मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूं उसका तो सीधा जवाब ले सकता हूं ना। नहीं देखिए, मैं जो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं वो तो मैं आपसे ले सकता हूं ना। जैसे आम आदमी पार्टी आपके साथ बिल्कुल, लोकसभा बिल्कुल, चुनाव में बिल्कुल, चल सकती बिल्कुल है, बोलिए। यहां क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि आप गठबंधन फ्रेंडली नहीं है, आपको गठबंधन की सियासत नहीं आती और आप अब भी नहीं सीख पाए हैं, ये आपकी कमजोरी है। महाराष्ट्र में कैसे ऐसा सब ठीक कतई चल रहा है नहीं है। महाविकास आघाड़ी का, ऐसा वो आप कतई हरियाणा नहीं में है। क्यों नहीं लोकसभा करना चाहते चुनाव थे? के क्योंकि जो हरियाणा में नतीजे आपको बनना था हैं, बड़ा। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं, हमारे पास 50 सीटें और होती ना तो नरेंद्र मोदी जी आज विपक्ष में बैठे होते। अरे 150 डीएम का नाम पता तो बताओ। ठीक है, वही नरेंद्र मोदी ऐसा लोकसभा आपको चुनावों की नहीं एकलव्य प्रियदर्शी जी भाई, बड़ी- आपको डीएम की बड़ी चिंता हो सुनिए, रही सुनिए, है। प्रियदर्शी आप- अरे नहीं, चिंता तुम्हारे जयराम रमेश को थी। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट हर एक बहुत वक्त छोटी सी झूठ बात कह बोल रहा हूं। बोल के बकवास करते रहते हो हर नहीं, चैनल नहीं, नहीं, पे, नहीं, जिस sorry। दिन भी इलेक्शन हार जाते हो। 2 मिनट ठीक है प्रियदर्शी जी, मेरी बात सुनिए, एकलव्य जी, मेरी बात सीट सुनिए कर लीजिए। प्रियदर्शी जी, अगर 50 सीटें आपको और आ जाती तो प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष में बैठना पड़ता। पर आप ये तो मानिए कि सत्ता में आने के 100 और कुछ दिन के बाद ही उसी नरेंद्र मोदी ने आपको एक राज्य जहां पर आप सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहे थे वहीं पर रुला दिया। आप समझ रहे हैं, वो कुछ तो सही कर रहे होंगे। ये बात आप समझ पा रहे हैं? रणनीति के स्तर पर या पॉलिटिक्स के स्तर पर वो कुछ तो सही कर रहे हैं, जिसकी काट आपके पास नहीं है। राहुल गांधी उनकी काट नहीं है। 72 चुनावों में आपको उदाहरण मिल चुका है, लेकिन आप उसको अब भी नहीं समझ पाए। मुझे नहीं पता इस हार से मंथन कर आप नया कौन सा अमृत निकालने वाले हैं। देखिए परिणाम जो भी हो, मैं मानता हूं बिल्कुल परिणाम जो है वो शिरोधार्य है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की काट राहुल गांधी जी हैं। आने वाला वक्त इसको साबित करेगा। लोकसभा चुनाव साबित करे थे और मुझे ताज्जुब ये हो रहा है, एकलव्य जी बड़े विचलित हो रहे हैं जैसे ही मैं बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। जो भी इस देश में लोकतंत्र को पसंद करता है वो हमेशा इस बात से विचलित होगा कि हमारा अरे मैं अपना विचलित होने का विश्लेषण तो मैं कर लूं, मैं क्यों विचलित हो रहा हूं? बल्कि मैं तो ये 3 बार से राहुल गांधी जितनी लोकसभा में मिला के टोटल सीट लाए हैं उतनी नरेंद्र मोदी जी अपने वर्स्ट परफॉर्मेंस में अकेले लेके आए हैं और ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से विचलित होंगे। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है शैलेंद्र भाई, मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है। नहीं 2 मिनट, मेरे शैलेंद्र भाई से एक सवाल है और शैलेंद्र भाई मैं इस सवाल के जरिए आपसे सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं।
370 भूल गए क्या नहीं, आप? 2 सेकंड, 2 इसलिए सेकंड। जी 400 पार का नारा दिया ठीक ना है, आपको। ठीक है, अभी क्या हुआ? आपकी अभी बात- तो सीटें माफ आ रही कीजिएगा। थी ना इसके हरियाणा बारे में में। नहीं बात माफ करेंगे कीजिएगा, आप। मैं आपसे एक बात पूछना नहीं, चाह वो रहा हूं। आपको ध्यान नहीं पड़ा होगा। अरे 2 मिनट प्रियदर्शी जी, एकलव्य आपको भी रोक रहा हूं मैं। एक्चुअली कुछ ऐसा डिबेट चली कि शैलेंद्र सिंह को मैं हम उतना इन्वॉल्व कर ही नहीं पाए, जबकि आज सबसे ज्यादा खुशी का पल उन्हीं के लिए है। मैं शैलेंद्र भाई, मुझे सिंसियरली एक बात बताइए कि क्या कारण रहा कि खट्टर प्रचार में भी एक्टिव नहीं हुए? कुछ तो होगा ना, आपने कुछ तो देख के अपनी रणनीति जो प्रॉपर तरीके से सेट की है, जिसमें आपने खट्टर को दिखने भी नहीं दिया, वो ये तो बताता है कि ग्राउंड पर कुछ तो था। आप उसे टैकल करने में सफल रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें ग्राउंड से खत्म हो गई। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नेताओं को, कार्यकर्ताओं को दायित्व चेंज होता रहता है। आपने देखा होगा गुजरात में भी हमने मुख्यमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल बदला, तो इस समय समय पे एक रणनीति मान लीजिए आप, या हमारी कोई भी नेता होता है उसको पर ये कास्ट पॉलिटिक्स का हिस्सा है। हम ये नहीं कह सकते कि हम कास्ट पॉलिटिक्स से हट गए। नहीं, कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करते। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करी। आपको मालूम है कि हमारी सारी योजनाएं बिना पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के पहुंचती है। आपने देखा ट्रिपल तलाक की। शैलेंद्र भाई, आपको रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।